नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज 6वीं सीरीज है 10 अनएक्सपेक्टेड सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस की। ओके, मैं अगर कॉमन क्वेश्चन कराने लगा ना तो सबको मज़ा आएगा कि बहुत बढ़िया मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, मास्टर साहब पढ़ा रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े से कठिन क्वेश्चन है, ज़्यादा भी कठिन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही आते हैं भाई एग्जाम में, जो टफ वाले क्वेश्चन होते हैं। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करके कमेंट करा करो कि हाँ 5-10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सही है, 6 क्वेश्चन सही है। ठीक है, इतनी मेहनत करके मैं क्वेश्चन लाता हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना? विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब आपको ह्यूमन रिसोर्स तो पता ही होगा, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक सोशियोलॉजिकल इंडस्ट्री से क्या है, लिया गया है। ये कॉन्सेप्ट है पूरा का। देखो तो पहले मैं समझा देता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। एक्चुअली में ये दो प्रकार का होता है, एक तो सोशल होता है और एक फिजिकल होता है। एक तो सोशल होता है और एक फिजिकल होता है। सोशल में क्या होगा भाई आपका, क्या होगा सोशल में? उसकी एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, फिजिकल में उसको कितने रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। मान लो उसको, उसके पास कितना पैसा है, वो कितना, उसके पास स्ट्रक्चर कैसा है रहने के लिए, फिजिकल। ये क्या है, टोटल ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ह्यूमन, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो कौन सी थी? प्रथम, पांचवी, तृतीय। देखो मोस्टली ऐसा थोड़ी ना है कि एक पंचवर्षीय योजना कोई पर्टिकुलरली ही कोई ह्यूमन रिसोर्स पर केंद्रित होगी, ओरिएंटेड होगी। तो आंसर क्या होगा, एक से अधिक होगा। बात समझ आई आपको? ठीक है। सेकंड क्या है कि समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। क्षेत्रीय रीजनल डायमेंशंस, विच सोशियोलॉजिस्ट डिस्कस एक्सटेंसिवली द रीजनल डायमेंशंस। ओके, किसने कही है? जीएस गुरिये ने, एन के बॉस ने, आर के मुखर्जी ने, या एस सी दुबे ने। तो आंसर क्या होगा इसका? एस सी दुबे। जो इनकी बुक है ना, कौन सी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी इनकी जो बुक है, उसमें उन्होंने क्या करा है, रीजनल डायमेंशंस की बात करी है। और देखो जो पहला क्वेश्चन है ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला, मैंने इकोनॉमी की 4 से 5 सीरीज कराई है, प्लेलिस्ट में जाके देखना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, जीएस वाले भी। ठीक है, चलो। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जनजातियों के लिए पंचशील उपागम का प्रस्ताव किसने दिया है? परसों, हाँ 5 से 6 दिन पहले जो मेंस प्रीलिम्स आंसर राइटिंग वाली जो सीरीज चल रही है, उसमें मैंने क्लियर कट पढ़ाया है, जो जीएस गुरे वाले में आपको मिलेगा, जीएच गुरे वाली सीरीज में आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, जनजातियों के लिए पंचशील उपागम का प्रस्ताव किसने दिया? हु प्रपोज्ड द पंचशील अप्रोच फॉर ट्राइब्स? एल्विन, एस सी दुबे, जे एस एटन ने, हाँ जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। पता है ट्राइबल्स के लिए 3 किसने दिए थे? एसिमिलेशन, जब मैं जीएस गुरिये पढ़ा रहा था तो एसिमिलेशन, आत्मसातकरण, ट्राइबल्स की नीति के लिए किसने दिया? जीएस गुरिये ने। आइसोलेशन, आइसोलेशन किसने दिया? एल्विन ने दिया। बैरियर एल्विन ने दिया। नेशनल पार्क बोला ट्रैप्स को। और उसके बाद में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब एसिमिलेशन आत्मसातकरण, आइसोलेशन पृथककरण, इंटीग्रेशन एकीकरण की नीति, ये ट्राइबल्स के लिए 3 नीति अपनाई थी। ये भारत में बहुत विवाद छिड़ा था कि जीएस गुरिये कह रहे थे कि इनको मिलाओ भैया, ये पिछड़े हिंदू हैं। पिछड़े हिंदू ट्राइब्स को किसने कहा? जीएस गुरिये ने कहा। एल्विन गुस्सा हो गया, एल्विन ने कहा कि यार इनको मिलाओ मत, इनको ट्राइबल आदमियों को मिलाओ मत, आदिवासियों को, इनको अलग ही रहने दो। तो उन्होंने पृथक्करण की नीति दी जवाहरलाल नेहरू को। अब जवाहरलाल नेहरू बड़ी दिक्कत में आ गए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि न तो हम इनको मिलाते हैं, न इनको पृथक रखते हैं, हम इनका एकीकरण करते हैं इन्हीं के द्वारा। तो इनको कौन सी नीति दी गई? इंटीग्रेशन की नीति दी गई जवाहरलाल नेहरू ने। और इसकी नीति के लिए, इंटीग्रेशन की नीति के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? पंचशील, 5 सिद्धांत दिए, ताकि इनके द्वारा आदिवासियों को क्या होगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ओके, इसीलिए मैं कहता हूँ कि थ्योरी पढ़ा करो यार। थ्योरी में से 5-6 फैक्ट निकलते हैं प्रीलिम्स के लिए, वो बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चन चौथा कौन सा है? एक प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक भिन्नता द्वारा पहचाने जाने वाले लोगों का एक बृहद समूह है। एक प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक भिन्नता द्वारा पहचाने वाले लोगों का एक
किसकी, रेस की डेफिनेशन दी है। ए रेस इज ओल्डर ग्रुप ऑफ पीपल डिस्टिंग्विश्ड बाय जेनेटिक फिजिकल डिफरेंसेस। किसने दी है, रिजले ने दी है, हटन ने दी है, विसेंजन ने दी है, या फिर कोई नहीं। आंसर क्या होगा इसका, विसेंज। कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हाँ योगेंद्र सिंह की है, एके सरन की है, देसाई की है, एसी दुबे की है। आंसर क्या होगा इसका, योगेंद्र सिंह। अब देखो बुक का तो आपको पता है, बुक पे ही एक ना डेफिनेशन बना देगा, क्या बोल देगा कि भारत में जो भारत की जो पहचान है ना, और जो सांस्कृतिक पहचान है, वो ग्लोबलाइजेशन से जो परिवर्तन हुआ है, उसको किसने बात करी है। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा, रॉबर्टसन दे देगा, और कोई दे देगा, योगेंद्र सिंह दे देगा। ठीक है, तो आंसर क्या करना होगा आपको, योगेंद्र सिंह। इसलिए बुक जब पढ़ो ना किसी भी थिंकर की, तो पूरी की पूरी बुक को ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, उसका हिंदी अर्थ भी निकालने की कोशिश किया करो, किस थिंकर ने किस पे काम किया है, ये क्या कह रही है ये बुक। क्वेश्चन नंबर 6वां, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों में यह तथ्य प्रक्षेपित किया गया है कि परिवर्तन वह कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है। बात को समझ आ रही है क्या कह रहे हैं, ये परिभाषा कह रही है कि परिवर्तन कहाँ से होता है, अंतर्निहित, जो अंतर्निहित शक्तियां होती है ना सामाजिक व्यवस्था में, परिवर्तन उससे होता है। जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है समाज में, वो कहाँ से होता है, उन्हीं कारकों से होता है जो छुपे हुए होते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, सामाजिक अंतर्निहित का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या है इसका, एजे टोयनबी, सोरोकिन, पार्सन्स, या फिर कोई नहीं। आंसर क्या होगा इसका, एजे टोयनबी। ठीक है, सोशियो कल्चर चेंज प्रोजेक्ट द फैक्ट द चेंज अकर्स फ्रॉम द विद इन द सिस्टम सपोर्ट बाय द फैक्टर्स। कौन कहता है इस बात को, एजे टोयनबी। सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध संबंधी अध्ययन किस पर किया है, व्हाट इज सदरलैंड स्टडी ऑफ व्हाइट कलर क्राइम। यूएसए के मीट इंडस्ट्री पर, उच्च व्यापारियों पर, नौकरशाहों पर, या कोई नहीं। आंसर क्या होगा इसका, यूएसए की जो मीट इंडस्ट्री है उसके उच्च उद्योगपतियों पर उन्होंने अध्ययन किया था। क्वेश्चन 8वां, मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के अस्तित्व पर आधारित है। किसने कहा, जॉर्ज सिमेल ने, गिडेंस ने, फुकॉल्ट ने, या कोई नहीं। किसने कहा, जॉर्ज सिमेल ने। ठीक है, अगर जॉर्ज सिमेल के गिडेंस की जगह अगर यहाँ कार्ल मार्क्स होते, मान लो कार्ल मार्क्स होते, तो कार्ल मार्क्स भी संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स फिलोसॉफिकली बात नहीं करते। कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, इकोनॉमी बात करते हैं, वो फिजिकली बात करते हैं, ज्यादा हिस्टोरिकली बात करते हैं, ना कि वो फिलोसॉफिकल बात करते हैं। तो आंसर कार्ल मार्क्स नहीं होता, आंसर क्या होता, जॉर्ज सिमेल होता। ठीक है, कहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ कि यार एक कन्फ्लिक्ट की बात भी कर रहे हैं, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आंसर क्या होगा इसका, जॉर्ज सिमेल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9वां, समाज शास्त्र के विशिष्टवादी संप्रदाय के अध्ययन पर कौन सी बल देता है। द पर्टिकुलर सोशल ऑफ सोशियोलॉजी स्पीक्स ऑन द स्टडी, सामाजिक प्रक्रिया, स्वरूपों पर, अप्रत्यक्षवाद पर, या कोई नहीं। कौन है, देखो इसको विशिष्टवादी संप्रदाय के अलावा इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, स्वरूपवादी, फॉर्मलिस्टिक, स्वरूपवादी, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, तो एक ही नाम है इसका, तो आंसर क्या होगा इसका, स्वरूपवादी। ओके, चलो अब थ्योरी तो मैं यहाँ कराऊंगा नहीं ना यार। 10वां क्वेश्चन क्या है, लेवलिंग सिद्धांत के समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से जुड़ा है। लेवलिंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द बिच सोशियोलॉजी अप्रोच। संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल है, सांस्कृतिक है, कल्चरल है, प्रकारात्मक है, फंक्शनलिस्ट है, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया है, या फिर सोशल इंटरेक्शन वाले पे बेस्ड है। तो किस पे है लेवलिंग थ्योरी, किस पे बेस्ड है, डी, सोशल इंटरेक्शन पर बेस्ड है, सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ पिन कर दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, हैव अ गुड डे, जय हिंद।